हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है नेचुरल वेजिटेशन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन, जहां पर नेचुरल वेजिटेशन को हम जानेंगे क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन, इसके टाइप्स और भारत में किस एरिया में किस तरीके का वेजिटेशन पाया जाता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, इंट्रोडक्शन। तो नेचुरल वेजिटेशन है क्या, ये हम समझेंगे। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जो कि नेचुरली ग्रो किया हो, मतलब वो नेचुरली जो वेजिटेशन आया हो, यानी कि इस तरीके से समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति नाम से हमें समझ में आ रहा है। जो वेजिटेशन का क्या समझ में आ रहा है, प्लांट्स का ग्रुप हो गया, नेचुरली ग्रो किया हो, यानी कि कह सकते हैं वो पौधे, उन पौधों का ग्रुप जहाँ पर वो पौधे और उनके जैसे और भी बहुत सारे पौधे जो हैं वो क्या होते हैं, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के उगते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर है। सिंपली अगर हम समझें, देखिए आपके आसपास आपने देखे हैं प्लांट्स, फ्लावर्स के हैं, फ्रूट्स के हैं, आपने खेतों में क्रॉप्स देखी है, तो इसको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको क्या है, फार्मर्स जो है उन्होंने लगाया है। वो जो हम क्रॉप देखते हैं वो फार्मर्स ने लगाया है। वेजिटेशन तो हुआ है, बट वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है, क्योंकि वहाँ पर जो फार्मर है वो उनके लिए सीड डाल रहा है, आगे वो ग्रो कर रहे हैं, उनमें वो पानी दे रहा है, फर्टिलाइज़र दे रहा है, पेस्टिसाइड्स जो है वो डाल रहा है। यहीं पर हम देखें वो जहाँ पर क्या है, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के जो ग्रो कर रहे हैं, किसी ने सीड नहीं डाला, कोई पानी डालने नहीं जा रहा है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहा है और वो खुद से ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अभी जो नेचुरल वेजिटेशन की बात हम कर रहे हैं, ये किसी भी कंट्री के लिए मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स होते हैं। क्लियर है, मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स ऑफ इंडिया। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया की। तो इंडिया के लिए ये मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको मेंटेन रखते हैं, हमारे क्लाइमेट को मेंटेन रखते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है उसको मेंटेन रखते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमिकल कह सकते हैं हेल्पफुल होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, या जिसको हम फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, क्लियर है, तो ये यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखा जाए हमारे क्लाइमेट को कैसे बैलेंस रखता है, भाई हमारी रेनफॉल जो है उसको कराने में क्या है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पर अगर हम देखें, हमको इन फॉरेस्ट से बहुत सारी वैल्यूबल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया, टिम्बर कीमती लकड़ियाँ हो गई, जिनसे कि डोर्स बनते हैं, जिनसे बहुत सारे तरह तरह के फर्नीचर्स बनते हैं। देखा जाए तो घरों में फ्लोर्स जो हैं वो भी इनकी बनी होती हैं, विंडोज़ हैं, बॉक्सेस तरह तरह के बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम आता है ये टिम्बर। इसके अलावा जंगल से ही क्या है, लकड़ी जो फ्यूल के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं, जो फ्यूल मिलते हैं, या कह सकते हैं जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, वैक्स मिलता है, हनी मिलता है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ कि इकोनॉमिकल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये हमारा जो हमारी एयर है उसको प्यूरिफाई करते हैं, हमें शुद्ध एयर देते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। वहीं पर देखा जाए तो पॉल्यूशन, उसको कम करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि पॉल्यूशन कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। इसके पहले सॉइल वाला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, सॉइल इरोजन किस वजह से हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएँ तो हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। क्लियर है। देखा जाए तो हमारे देश में 21.2% एरिया जो है, टोटल जियोलॉजिकल एरिया जो है, वहाँ देखा जाए तो अंडर फॉरेस्ट एरिया आता है 21.2%। देखा जाए तो क्या होना चाहिए, अगर एक आइडियल क्या माना गया है, वो माना गया है 33%
एरिया जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। अंडर फॉरेस्ट एरिया किसी भी कंट्री के लिए 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या है 21.2%। अगर इसको भी हम देखें तो रियलिटी जो है वो इससे भी कम आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है भाई, हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन और हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, जिसके लिए दिन पर दिन हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। और इस वजह से जो मिनिमम जो होना चाहिए उससे हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। क्लियर है? चलिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जिससे क्या है जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, फ्लोरा फौना, जो कि कह सकते हैं जो भाई प्लांट्स की बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो जब इन जंगलों को काटा जा रहा है बहुत तेजी से, तो ये सब भी क्या है, नष्ट होते जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से क्या है, हम देखते हैं अलग अलग तरीके के वेजिटेशन पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वैरायटी ऑफ वेजिटेशन पाया जा रहा है तो वो वेजिटेशन जो है हम अगली जगह पर भी ग्रो कर सकते हैं। वो कहाँ पर ग्रो करेगा, जहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रिलीफ मिलेगा, जहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रेनफॉल मिलेगी। ठीक है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है या कोई भी वेजिटेशन की अगर हम बात कर लें तो रिलीफ और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे, उसको हम समझते हैं। 2 फैक्टर्स ऑन विच टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, किस तरीके का वेजिटेशन होगा, ये डिपेंड करता है उस जगह के अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर और उस जगह के रिलीफ पर। जैसे हमने इसके पहले फिजिकल फीचर वाला चैप्टर देखा है। ठीक है, देखें तो हमारे यहाँ रिलीफ जो है वो अलग अलग तरीके का पाया जाता है। अब रिलीफ अलग तरीके का पाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमें वेजिटेशन भी मिलेगा। कहीं पर क्या है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, कोस्टल एरिया है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर लैंड है, प्लेन्स है ना। तो हर जगह का वेजिटेशन अलग होगा, उस पर वो डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कहीं पर क्या है, आपको डेसिजुअस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, कहीं पर मॉनसूनी जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे, कहीं पर टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है उस जगह की रेनफॉल पर और उस जगह के रिलीफ पर। जैसे हम पहले रेनफॉल जो है इसको लेकर चलते हैं। अभी रेनफॉल हमने ये चैप्टर जो था वो पूरा डिस्कस किया, कहाँ पर किस तरीके की रेनफॉल हो रही है, तो किस प्लांट को कैसी रेन चाहिए होती है, कितना पानी चाहिए होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, पनपते हैं। अब हमारे सामने क्या है, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल दिखाई गई, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो रिलीफ ही अगर हम माने, ठीक है, दोनों सेम है, तो रिलीफ रेनफॉल की बात अगर हम माने तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो साइड है हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर रखा है, ये क्या है, ये आपका विंडवर्ड साइड है ना, विंडवर्ड साइड है ये। और वहीं पर इधर की तरफ हम देख रहे हैं, ये क्या है, रेन शेडो या लीवर्ड साइड है। दोनों तरफ का जो वेजिटेशन होगा उसमें आपको अंतर दिखेगा। इधर क्या है, पानी अच्छे से मिल रहा है, इधर का वेजिटेशन किस तरीके का होगा। वहीं जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा वहाँ क्या है, छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं। आपको इस पिक्चर से ही क्लियर हो जा रहा है। तो रेनफॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वहीं पर हम चले जाएँ जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, वहाँ बिल्कुल आपको सदाबहार वन जो है वो मिलेंगे। क्लियर है, मॉनसूनी वन। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ रिलीफ। रेनफॉल हमने देखा, अलग अलग रेनफॉल के अकॉर्डिंग आसाम की तरफ चले जाएंगे, दूसरी तरीके के प्लांट्स जो हैं वो मिलेंगे, प्लेन्स की तरफ दूसरे। यही हम कहाँ पर जाएंगे, राजस्थान की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हमें कैसे प्लांट्स मिलते हैं, वहाँ पर हमें कैक्टस वाले मिलते हैं, कांटे वाले, जितने जो हमें वहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। और जो लीफ होती हैं वो क्या है, उनके लिए पानी चाहिए। तो वहाँ के अगर हम पेड़ पौधे देखेंगे उनमें पत्तियाँ हमें देखने को बहुत कम मिलती हैं, ज़्यादातर क्या है, कांटे वाले ही पेड़ पौधे होते हैं। और जो कि क्या है, अगर हम देखेंगे तो उसमें पानी बिल्कुल भरा होता है ना, उस तरीके के वो पेड़ पौधे होते हैं। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो इनकी वेरिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके टाइप्स में। वेरिएशन इन रिलीफ, तो रिलीफ के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं प्लेन्स की तरफ किस तरीके का हमको प्लांट्स देखने को मिलेगा। वहीं पर क्या है, कोस्टल रीजन की तरफ हम चले जाएंगे, वहीं पर क्या है, ये माउंटेन्स की तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके का हमको प्लांट्स देखने को मिलेगा, है ना। तो रेनफॉल और रिलीफ ये दोनों ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इनके टाइप्स में।
चलिए बच्चों, बात करते हैं मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसा अभी हमने समझा, उस जगह की रिलीफ और रेनफॉल, ये इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी जगह के वेजिटेशन में, क्योंकि रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही हमें उस जगह का वेजिटेशन देखने को मिलता है। रिलीफ भाई माउंटेन है, प्लेट्यू है, चट्टानी एरिया है, या फिर क्या है, प्लेन्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वेजिटेशन भी देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। जैसे जहाँ पर क्या है, बहुत कम रेनफॉल हो रही, तो वहाँ पर क्या है, कटीली झाड़ियाँ जो है वो पाई जाएंगी, उनमें पत्तियाँ नहीं होंगी, पत्तियाँ बहुत कम होंगी, छोटी होंगी, इस तरीके के प्लांट्स पाए जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है फॉरेस्ट बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की वेरिएशन के बेस पर फॉरेस्ट पाए जाएंगे। दूसरा क्या है, वेरिएशन ऑफ रिलीफ के बेस पर फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो वेरिएशन ऑफ रेनफॉल में हम देख लेते हैं किस तरीके के फॉरेस्ट। तो उसके बेस पर अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, डेसिजुअस फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन हो गया, एंड थ्रोन एंड स्क्रब फॉरेस्ट हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं रिलीफ के बेस पर, तो माउंटेन फॉरेस्ट और मिक्स्ड फॉरेस्ट, एंड सेकंड जो है वो है द मैनग्रोव और टाइडल और लिटोरल फॉरेस्ट। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया रिलीफ के बेस पर। अभी इनको हम डिटेल में आगे समझते चलेंगे, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्लियर है? तो आपके सामने एक भारत का नक्शा है जिसमें आपको दिख रहा है कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें शो की गई हैं। ये क्या शो किया गया है? यहाँ पर शो किया गया है वेजिटेशन को दिखाया गया है, उसी को हम यहाँ पर एक बार समझेंगे। बाकी उसके अलावा क्या है, डिटेल हम आगे देखेंगे। सॉरी। तो अब इसको अगर हम देखें, ठीक है, अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट हमने अभी समझे, ठीक, उसी को हम यहाँ देखेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट जो हमारा बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स हमारा क्या कह रहा है, उसमें छोटे छोटे सर्कल बने हैं। क्लियर है? जो कि डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन को शो कर रहा है। अब आपका डेजर्ट वाला एरिया कहाँ पर आएगा उसको हम समझेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये आपका डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वाला रीजन आया कि यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो इस तरीके का होगा। किस तरीके का होगा वो देखते हैं। देखिए, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस जगह के वेजिटेशन को हम लोग डेजर्ट और सेमी डेजर्ट के वेजिटेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट वाला एरिया है। क्लियर है? डेजर्ट आपका हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट दोनों ही इसमें आएगा। जैसे ये क्या है, राजस्थान वाला एरिया है, ये आपका क्या है, ये है हॉट डेजर्ट। तो यहाँ पर इस तरीके का डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वेजिटेशन को शो किया गया है। यहाँ पर हम आते हैं, क्या है आपका कोल्ड डेजर्ट, जो क्या है लद्दाख, जहाँ पर आपको इस तरीके का वेजिटेशन शो किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या है, यहाँ है मॉनसून। ठीक है, मॉनसून फॉरेस्ट जो है इनको शो किया गया। मॉनसून फॉरेस्ट यानी कि जो मॉनसूनी रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। या फिर जैसा हमने रिवर्स जो हैं उनके बारे में समझा कि रिवर्स कुछ जो हैं वो मॉनसूनी रिवर्स होती हैं, तो वो वाला रीजन कहाँ पर आती है, इस तरीके की रिवर्स जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है इधर की तरफ। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन है इसको हम देखेंगे, ये क्या है, ये हमारा आता है किसमें, मॉनसून डेजर्ट में। मॉनसून डेजर्ट आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ इसको किस तरीके से शो किया गया है, इस तरीके से लाइंस जो हैं वो बनाकर, और ये क्रॉस लाइंस जो हैं वो बनाकर इनको शो किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपका मॉनसून रेनफॉल वाला हो गया, सॉरी मॉनसून फॉरेस्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है, माउंटेन वाले जो रीजन है वहाँ पर इस तरीके का फॉरेस्ट होगा। इनको कैसे शो किया गया, इनको स्लांटिंग लाइन जो है, या कह सकते हैं स्लेंटिंग लाइन जो है, इनके द्वारा शो किया गया है। ठीक है, स्लेंटिंग लाइन हमको मैप में यहाँ जहाँ दिख रही वहाँ पर इनको दिखाया गया है, किनको, आपका माउंटेन फॉरेस्ट को। ठीक है, ये जो रीजन है ना, ये जो आपका हिमालय वाला पूरा रीजन गया हुआ है, तो ये आपको स्लेंटिंग लाइन के द्वारा शो किया गया है, ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट हो गए। क्लियर है? ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्रब एंड थ्रॉन फॉरेस्ट। स्क्रब एंड थ्रॉन फॉरेस्ट जहाँ पर क्या है, छोटी झाड़ियों वाला है। इनको कैसे शो किया गया, इनको आपकी स्लीपिंग लाइंस जो है इनके द्वारा शो किया गया है। इधर आपका गुजरात वाला रीजन, क्योंकि इधर भी क्या है, रेनफॉल आपको कम दिखेगी, और आपका कुछ मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है उसको यहाँ पर लिया गया है। ये कौन सा है, ये आपका स्क्रब एंड थ्रॉन फॉरेस्ट हो गया। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपका कौन सा रीजन है, ये आपका जिसमें महाराष्ट्र आ गया, जो इसको हम लोगों ने देखा था लीवर्ड साइड वाला है ना, तो ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सारा रीजन इसमें आ गया। इनको कैसे शो किया गया है, इनमें सर्कल बने हैं जो कि ग्रीन कलर से फिल है। क्लियर है, सर्कल बने हैं जो कि ग्रीन कलर से फिल है पूरे। ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सर्कल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए। नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट या सुंदरबंस, ये आपका जो ये वाला रीजन है ईस्टर्न कोस्ट आपका है ना, इधर की तरफ रिवर्स जो हैं क्या है डेल्टा उनके आपको मिलते हैं, तो ये ईस्टर्न कोस्टल वाला जो रीजन है ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया मैनग्रोव फॉरेस्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर ग्रीन कलर पूरा फिल करके उससे शो किया गया है। क्लियर है, ये आपके कौन से हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल कल्टीवेटेड एरियाज। तो प्रिंसिपल कल्टीवेटेड एरियाज जो है इनको कैसे शो किया गया है, इनको शो किया गया है ये प्लस बने हुए हैं। ठीक है, ये प्लस वाला रीजन क्या है, प्रिंसिपल कल्टीवेटेड एरियाज। ये रीजन आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर क्या है मेनली खेती की जाती है, क्रॉप वगैरह इसी रीजन में ज़्यादातर उगाई जाती है ना। ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला रीजन आ रहा है। क्लियर है, तो ये आपका कौन सा हो गया, प्रिंसिपल कल्टीवेटेड एरियाज जो हैं उनको ये शो कर रहा है, किसके द्वारा, ये जो आपके क्रॉस वाले रीजन हैं पूरे ये। चलिए बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके बारे में हमने जाना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होंगे, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो 200 प्लस होगी, वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन नाम से समझ में आ रहा है, ट्रॉपिकल रीजन ये हमारा है, ये हमने पहले ही समझा था कि ट्रॉपिकल रीजन कैसे है। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों कहे जाते हैं एवरग्रीन, क्योंकि ये हमेशा क्या है सदाबहार रहते हैं। सदाबहार का मतलब या एवरग्रीन का मतलब कि ये इनकी पत्तियां जो है वो कभी भी झड़ती नहीं, पत्तियां झड़ती नहीं मतलब पतझड़ का मौसम नहीं आता, इनकी पत्तियां तो गिरेंगी बट पतझड़ का मौसम जो कहते हैं ना एक साथ पूरी पत्तियां गिर जाती हैं, वो वाला सीजन यहाँ पर नहीं आता है, इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि क्लाइमेट की बात करें, एनुअल टेम्परेचर यहाँ पर क्या पाया जाता है 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इससे समझ में आ रहा है कौन से रीजन आएंगे जहाँ पर रेनफॉल हमें ज़्यादा मिलती है। जो आपके ये कोस्टल रीजन है जहाँ पर क्या है रेनफॉल ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पर ये पाए जाएंगे। इसके पहले ही हमने जाना था ये जो कोस्टल रीजन्स होते हैं यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जो इनका एनुअल टेम्परेचर होता है। क्लियर है, तो एनुअल टेम्परेचर जहाँ पर 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, रेनफॉल मोर देन कितनी होगी 200 सेंटीमीटर। क्लियर, रेनफॉल पिछले चैप्टर में हमने देख लिया कहाँ पर किस तरीके की रेनफॉल पाई जाती है, तो अगर आपको ये भी अंदाज़ा होगा मतलब रेनफॉल आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आगे समझ सकते हैं कहाँ पर किस तरीके के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर, अब इसका एरिया या स्टेट जो है ये हम देख लेते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कहाँ पर पाए जाएंगे, ये आपके वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसको हमने क्या देखा था विंडवर्ड साइड, एक लीवर्ड साइड था एक विंडवर्ड साइड जहाँ पर क्या है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है वो वाला रीजन। तो ये जो आपका रीजन है ये किस में आएगा, ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट में आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपका द ईस्टर्न हिमालय तराई रीजन। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयाज यहाँ पर हमने देखे थे, तराई रीजन इसका जो है ये वाला, यहीं पर क्या है गारो खासी जयंतिया एंड साथ में लोसाई हिल्स। आपकी मेघालय की तरफ हम आते हैं, गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ, लोसाई हिल जिसको हम आसाम हिल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर क्या है रेनफॉल ज़्यादा होती है, पहले भी हमने जाना था। गारो खासी जयंतिया ये वाला जो रीजन है पहले ही हमने जाना, ये मेघालय जहाँ पर रेनफॉल जो होती है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर क्या है पतझड़ का मौसम नहीं आता, पत्तियाँ तो गिरेंगी पुरानी होके लेकिन पतझड़ जो एक साथ हम देखते हैं पूरे पत्ते पेड़ जो है वो खाली हो जाते हैं, वो वाला सीजन यहाँ पर नहीं आता है। क्लियर है, तो ये तराई रीजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोसाई गारो खासी जयंतिया ये हिल्स हो गई जिनको हम आसाम हिल के नाम से जानते हैं, लोसाई हिल्स आपकी। फिर नेक्स्ट आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, ये इधर की ओर क्या है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। एल्टीट्यूड रेंजिंग जैसे हमने जाना वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट
इसी तरह क्या है एल्टीट्यूड रेंजिंग, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतलब उन जगहों पर भी क्या है ये पाए जाते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहाँ पर 500 to 1500, जहाँ पर हाइट क्या होगी 500 to 1500 मीटर वाला एल्टीट्यूड पाया जाएगा, यहाँ पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। चलिए बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की विशेषताओं के बारे में। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। रेनफॉल अगर देखा जाए तो मिनिमम 200 सेंटीमीटर प्लस होती है। तो इसके पहले रेनफॉल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि ये किस एरियाज़ में पाए जाते होंगे। भाई रेनफॉल और इसका कनेक्शन है, क्लियर है। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर प्लस आपको रेनफॉल मिलेगी वहाँ आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो आप इसको इजीली शो कर सकते हो अगर आपने रेनफॉल को अच्छे से समझ लिया है तो, क्लियर है। तो हैवी रेनफॉल 200 प्लस सेंटीमीटर चाहिए होती है, ऐसे एरियाज़ में ये पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। यहाँ पर देखें तो यहाँ का जो एक तरीके से लैंड कह सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घिरी होती है, किससे, यहाँ के जो प्लांट्स हैं उससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरे भरे होते हैं। यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे क्लाइंबर्स पाए जाते हैं। क्लाइंबर्स यानी कि जो एक पेड़ के सहारे जो बेल वाले एक तरीके से कह सकते हैं पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं वो, तो क्लाइंबर्स यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं। उसके अलावा एपिफाइट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इन्हीं से ये कह सकते हैं पूरे ग्राउंड जो है वो कवर रहता है, क्लियर है। एपिफाइट्स हो गया। एपिफाइट्स क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। एपिफाइट्स यानी कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से दूसरा कोई पेड़ निकल आता है, उन्हें जो दूसरा पेड़ किसी पेड़ पर ही उग आया है उसे हम एपिफाइट्स कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ का अगर देखा जाए तो ग्राउंड जो है वो पूरा कवर रहता है एपिफाइट्स और क्लाइंबर्स से। इसके अलावा देखा जाए तो ये हमेशा ही एवरग्रीन, इसीलिए इनको नाम दिया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्लियर है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हमेशा ही हरे भरे होते हैं। यहाँ पर पतझड़ वाला जब क्या होता है पेड़ अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, वो सीज़न यहाँ नहीं आने पाता है, क्लियर है। तो इसी वजह से इनका नाम ही रखा गया है एवरग्रीन, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात अगर की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाया है। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा घने हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं डेवलप हो पाई हैं, और इसी वजह से ये कभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट नहीं हो पाए हैं। चलिए अब ये इनकी स्पीशीज़ जो है उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे रोजवुड ट्री हो गया। रोजवुड ट्री जो है ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। हार्ड, फाइन ग्रेन्ड एंड ड्यूरेबल होती है। इसी वजह से क्या है ये बहुत ड्यूरेबल होती है, इसी वजह से ये महंगी मिलती है और इनसे बहुत सारे फर्नीचर्स जो है, एक्सपेंसिव फर्नीचर्स वो बनाए जाते हैं। फाउंड इन पार्ट्स ऑफ केरला, ठीक है। तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन रीजन्स में ये पाए जाते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं शीशम। शीशम जो है हार्डवुड ये भी होता है, ये भी क्या है बहुत हार्ड होता है, साथ ही साथ हार्ड है, ड्यूरेबल है। इसी वजह से इससे भी क्या है एक्सपेंसिव फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, उसका काम लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुर्जन। गुर्जन की बात हम करें तो ये यूज़ फॉर हाउस बिल्डिंग, घर बनाने के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, रेलवे ट्रैक पे आपने देखा है लकड़ियाँ, उसके लिए इसका यूज़ होता है। रेलवे स्लीपर्स जो हैं, ठीक है, फर्नीचर्स, उनके लिए इनका यूज़ होता है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। फाउंड इन वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। इसके अलावा हिमालयन रीजन में ये पाए जाते हैं, क्लियर। चलिए अंडमान निकोबार एंड हिमालयन रीजन, इन जगहों पर ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी स्पीशीज़ में तो यहाँ पर जामुन जो है वो पाए जाते हैं, बैम्बू पाए जाते हैं, टून पाए जाते हैं, केन्स पाए जाते हैं। केन्स आपने देखा होगा वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हम बेत कहते हैं, है ना। बेत के रैक होते हैं, सोफ़ा होता है, मोढ़ा उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर देखा होगा आपने तो उसका स्विंग जो है वो होता है, ओवल शेप में उसके स्विंग होते हैं लोगों के घरों में लगे हुए, वो उसमें उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं डेसिजुअस मॉनसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट, इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट या
डेसिजुअस मानसून फॉरेस्ट, नाम से समझ में आ रहा है डेसिजुअस, जहाँ पर क्या है पतझड़ वाला टाइम आएगा। कब? मानसून, एक सीजन जब मिलेगा जब क्या है पतझड़ वाला टाइम आएगा, यानी पेड़ अपनी पूरी पत्तियों को गिरा देते हैं, उसके बाद हमें नई पत्तियां देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे देखते हैं। आइए पहले इसका क्लाइमेट वगैरह देखते हैं। तो डेसिजुअस मानसून फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट दोनों नाम से इनको जाना जाता है। क्लाइमेट इनके लिए टेम्परेचर सबसे पहले 24 डिग्री टू 27 डिग्री तक पाया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना है जब भी हम टेम्परेचर लिख रहे हैं, जब भी हम रेनफॉल लिख रहे हैं, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो वहाँ पर यूनिट ज़रूरी होती है। चलिए रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 150 टू 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। एरिया स्टेट्स की बात करें तो फाउंड इन द बेल्ट ऑफ, कहाँ पर? वेस्टर्न घाट की जो बेल्ट्स हैं यहाँ ये पाए जाते हैं। इधर इसके साथ ही साथ ईस्टर्न स्लोप्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आपका डेक्कन प्लेट्यू इधर, डेक्कन प्लेट्यू को तो ये कवर करता है, इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसको कवर करते हुए शिवालिक तक ये जाता है। इनकी रेंज जो है वो आगे शिवालिक तक जाती है। अब अगर इनको देखें हम तो कितना ज़्यादा एरिया ये कवर करते हैं। यहाँ बीच में थोड़ा सा रेन शेडो वाला रीजन आ जाता है, यहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, और बाकी जो हम इतना रीजन देख रहे हैं यहाँ पर ये पाया जाता है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको मान लीजिए ऐसे हम लोग लाइनिंग कर दे रहे हैं। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इस रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट। देखिए बीच का जो थोड़ा सा रेन शेडो वाला एरिया था जहाँ पर रेनफॉल कम है उसको हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो ये एरिया, ये रीजन जो है उसको ये पूरा कवर करता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फाउंड इन द बेल्ट रनिंग अलॉन्ग विद द वेस्टर्न घाट और ऑन ईस्टर्न स्लोप, ये हो गया। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स को ये कवर करेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए यूपी है, इधर बिहार है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है, अच्छा इधर त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर है, आसाम है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इनको ये कवर करता है। क्लियर है? आइए देख लेते हैं। सेकेंड बेल्ट ऑफ डेसिजुअस फॉरेस्ट रनिंग अलोंग द शिवालिक रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। स्टेट्स बिहार, यूपी, उड़ीसा, एमपी, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, आसाम, पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड के भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर ये पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक यानी इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स में अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। ठीक है, तो इस दौरान ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिनको हम पतझड़ वाला टाइम कहते हैं। क्लियर है? द सबसॉइल वाटर इज नॉट इनफ फॉर द ट्रीज टू रिटेन देयर लीव्स। यहाँ पर देखा जाए तो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है जो क्या है पेड़ों को बनाए रखता है, वो इस समय में वो काफ़ी नहीं होता है कि ये अपनी लीफ को जोड़े रखें। इसका मतलब कि यहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो जाती है, नमी जो है ये इन पेड़ों में नहीं रह जाती, इसीलिए इनकी पत्तियां गिर जाती है। जहाँ पर भी ये क्या है पतझड़ होता है, जब ये पत्तियां अपने से टूट कर गिरती है, जिस समय में हमने अपने घरों के आसपास देखा है इस तरीके के पेड़ दिखते हैं जिसमें पत्तियां जो है वो पूरा खाली हो जाता है, बेर हो जाता है पूरा, उसमें पत्तियां नहीं रह जाती। तो उसके आसपास की पत्तियों को अगर हम देखें लीफ को तो सूख कर गिरी होती है, बिल्कुल येलो जो है होकर गिरी होती है। अगर आपको तुरंत गिरी हुई पत्तियों को आप देखिए, या फिर ऐसे जो पेड़ होते हैं येलो पड़ी हुई पत्तियां होती हैं, उनको बस आप एक बार अपना हाथ ऐसे लगा कर देखिए, पूरी पत्तियां जो है वो एक साथ गिर जाती हैं। और जब उनका पॉइंट आप देखिए जहाँ से वो उस ट्री से कनेक्ट थी, तो देखिए बिल्कुल वो क्या है ड्राई रहती हैं। यही आप ऐसे अगर तोड़ के देखिए तो ड्राई बिल्कुल नहीं रहेंगे, उस समय क्या है बिल्कुल ड्राई होती हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर उस समय में नहीं रह जाता, उनके लिए वाटर उतना नहीं रह जाता, इसी वजह से पतझड़ का टाइम वहाँ पर आ जाता है। द सबसॉइल वाटर अभी हमने समझा नॉट इनफ फॉर द ट्रीज, जिसे वो रिटेन कर सके अपनी लीफ को। बाई अप्रैल में द डेसिजुअस ट्रीज लुक ऑलमोस्ट बेयर। फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ टेम्परेट जोन शेड देयर लीव्स इन ऑटम। जो ऑटम आपका आता है, कब आता है ऑटम? ऑटम आपका आता है सितंबर टू दिसंबर, उस समय में हमें ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो स्प्रिंग वाला टाइम जो होता है मार्च अप्रैल, इस दौरान भी हमें ऐसा देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं बसंत ऋतु। उस समय क्या होता है नए नए पत्तियां जो है वो हमें आई हुई दिखती हैं पेड़ों में, है ना।
वो वाला टाइम हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इकोनॉमिकली देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिम्बर, वैल्यूबल टिम्बर मिलते हैं, साथ ही साथ फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अदर जो हैं वो मिलते हैं। अब इनसे क्या है, इकॉनमी, लोगों को क्या है, इससे अपना रोज़गार करते हैं। इकोनॉमिकली ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे ऑक्यूपाई मच लार्जर एरिया देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अभी हमने देखा एवरग्रीन फॉरेस्ट जो थे वो कितने एरियाज़ में थे, वहीं उनकी अपेक्षा इनको हम देखें ये बहुत ज़्यादा एरिया में ये बसे होते हैं। डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट हैव ट्रीज फाउंड इन प्योर स्टैंड। ये इनके ट्रीज़ अगर हम लोग देखें बिल्कुल सीधे वाले हमको मिलते हैं, जैसे कुछ जगहों पर हम देखें टेढ़े मेढ़े से भी होते हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे उनको, उस तरीके के ट्रीज़ जो होते हैं। लेकिन डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं जो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल सीधे वाले पेड़ होते हैं। चलिए अब फटाफट से इनकी स्पीशीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जैसे साल हो गया, टीक हो गया, टीक यानी कि शीशम, आप सभी ने देखा होगा लोगों के घरों में, आप सबके घरों में टीक यानी कि शीशम के दरवाजे, खिड़कियाँ ये लगे होते हैं। माना जाता है कि इनके दरवाजे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। उनकी खूबियाँ ये है कि दरवाजे देखने में अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, इनकी लकड़ी अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें तो है। इसके अलावा इनमें वाइट आंट यानी कि दीमक जिसे हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो नहीं लगते हैं। इनमें जो कीलें यूज़ होती हैं, नेल्स जो आयरन नेल्स यूज़ होते हैं, उसमें जंग नहीं लगती है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। ओके, तो साल, टीक, महुआ, हम सभी परिचित हैं महुआ से। खैर हो गया, खैर जो कि पान में यूज़ होता है। पलास जिसका कलर बनता है। मैंगो है, मैंगो सभी जानते हैं। नीम है, जैक फ्रूट। अच्छा, जब ये वाला टाइम होता है डेसिडुअस मॉनसून वाला टाइम, तो जिसमें क्या है इनके मतलब डेसिडुअस मॉनसून फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। जब इनका क्या है पतझड़ वाला टाइम होता है, उनमें हम देखें तो मैंगो, नीम ये तो हमारे घरों के आसपास होते हैं। इनको अगर हम देखें इनकी पत्तियां जो है वो पूरी तरह से गिर जाती हैं और नई पत्तियां आती हैं। इसीलिए क्या है, जब हम लोग के यहाँ बसंत पंचमी वाला टाइम होता है ना, बसंत ऋतु, उस समय में क्या हम देखते हैं जो मैंगो है इसमें नई नई पत्तियाँ आई होती हैं। नीम को हम देखें तो सारी पत्तियाँ गिर के फिर आगे नई पत्तियाँ आती हैं। चलिए, सेमुल हो गया, मायरोबलान हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। हरड़, हरड़ आपने देखा होगा कि इसका यूज़ होता है। हरड़ आपके घरों में लोग जानते होंगे, आप लोग शायद कम ही जानते हो, तो उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है टीक। हम टीक के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो टीक वुड इज़ यूनिवर्सली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है टीक का, जो आपने सुना होगा शीशम है ना, शीशम हो गया, इसका फर्नीचर में यूज़ होता है। हाउस कंस्ट्रक्शन में जो आपके खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उनमें इसका यूज़ होता है। डोर्स एंड विंडोज़ में, शिप बिल्डिंग हो गई। इनकी खूबियाँ जो भी हमने देखा, इसमें वाइट आंट जो है नहीं लगने पाता है। टीक वुड की बात करें तो आयरन नेल्स जो हैं वो उसमें जंग नहीं लग पाती है। टीक वुड इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आसाम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर उड़ीसा हो गया। अभी हमने ये सारे रीजन्स देखे थे कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ओके, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु। चलिए, इन्हीं की नेक्स्ट स्पीशीज़ हम देखेंगे जिसका नाम है साल। साल वुड जो है, इसके बारे में हम बात करें, ये भी क्या है, हार्ड होती है, रेजिस्टेबल फॉर वाइट आंट्स। तो वाइट आंट्स यानी दीमक जो है उससे बचाव करती है। लार्ज प्योर स्टैंड यहाँ पर पाए जाते हैं पेड़, इसका मतलब बिल्कुल सीधे सीधे पेड़ पाए जाते हैं। इसीलिए क्या है, इनका फर्नीचर्स में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। मेकिंग रेलवे स्लीपर्स एंड हाउस बिल्डिंग्स, इनमें इनका यूज़ होता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये हो गया आपके नॉर्थ वाले फॉरेस्ट हो गए, सेंट्रल के हो गए, इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट हो गए। इन जगहों पर ये पाए जाते हैं, यानी कि जो साल है ये। ओके, साल, सागौन, इस तरीके से आपने अक्सर सुना होगा। इट ऑकर्स इन द स्टेट्स ऑफ, स्टेट्स की बात करें तो बिहार है, यूपी है, इधर आपका मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उड़ीसा, त्रिपुरा, उड़ीसा हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया। इन जगहों पर ये पाए जाते हैं, मतलब ये इन स्टेट्स को ये कवर करते हैं। चलिए बात करते हैं सैंडलवुड। सैंडलवुड जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, इनको पाना भी बहुत मुश्किल होता है। क्लियर है? तो सैंडलवुड प्रोवाइड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स जो है
उसमें इसका यूज़ होता है। कार्विंग के लिए इसका यूज़ होता है, कार्विंग करके तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। सैंडलवुड ऑयल यूज़ होता है किसके लिए? परफ्यूम के लिए। हम लोगों ने देखा है ना, सैंडलवुड वाले जो सोप है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो सैंडलवुड ऑयल इज़ यूज्ड इन परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स, इसमें इनका यूज़ होता है। मेनली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटका। देखिए कहते हैं ना, चंदन का जो पेड़ होता है या सैंडलवुड जो है, इस पर सांप लिपटे होते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका की बात हम लोग करें तो वैरायटी ऑफ स्नेक्स यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर है? तो सैंडलवुड आपका कर्नाटका। चलिए बात करते हैं सेमुल। सेमुल जो है वेरी सॉफ्ट एंड वाइट होता है, सॉफ्ट और वाइट होता है सेमुल। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? मैच बॉक्स हो गया, टॉय हो गया, पैकिंग केसेस आपने देखा है, लकड़ियों के केस जो है वो बनाए जाते हैं चीज़ों को पैक करने के लिए, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। क्लियर? मायरोबलान, जिसको कि हम हरड़ के नाम से जानते हैं, जैसा भी हमने जाना है, हरड़ जो कि पेट के लिए अच्छी होती है, वो है, वही वाली हरड़ है। क्लियर है? तो मायरोबलान, इसका फ्रूट जो होता है यूज़ होता है फॉर टैनिंग लेदर एंड फॉर डाइंग पर्पज़, कलर करने के पर्पज़ से इसका यूज़ होता है। फाउंड कहाँ पर ये पाया जाता है? मध्य प्रदेश। पहला तो क्या है, जो डेसिजुअस मॉनसून फॉरेस्ट हमने रीजन देखे थे, उन्हीं में से इनको जगह जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें हम, महाराष्ट्र हो गया, इधर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इसके अलावा कर्नाटका हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये जो रीजन है यहाँ पर ये पाया जाता है, या कह सकते हैं इन स्टेट्स में ये पाया जाता है। इसके अलावा अदर स्पीशीज़ हम लोग देखेंगे डेसिजुअस मानसून फॉरेस्ट की, जैसे हो गया पलास। इसका क्या है? इसका कलर यूज़ किया जाता है फॉर डाइंग, फॉर जब क्या है होली होती है उस समय में हर्बल कलर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। महुआ जिससे क्या है शराब बनती है, साथ ही साथ इसके साथ इससे बहुत सारी डिशेस जो हैं वो भी बनती हैं घरों में। सबका अपना अपना प्रोसेस होता है। ठीक है, एक जगह क्या है ये शराब का काम, नशे का काम करेगी, वहीं दूसरी तरफ इससे बनी डिशेस जो हैं वो भी बनती है। तेंदू इसकी पत्तियां, जिससे क्या है बीड़ी बनती है। बीड़ी आपने सुनी होगी ना, देखी होगी, तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। यूकेलिप्टस, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट ट्री है। कर्नाटका फॉरेस्ट, देखिए कर्नाटका फॉरेस्ट में अभी हम लोगों ने सैंडलवुड वगैरह देखा था, तो कर्नाटका फॉरेस्ट का एक और इम्पॉर्टेंट जो ट्री है वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आप सभी ने देखा होगा, पतली पतली इसकी पत्तियाँ होती हैं, जैसे आसपास आपने अशोक देखा होगा, कुछ वैसी ही पत्तियाँ, और इसकी जो पूरी वुड होती है आप देखेंगे बिल्कुल सीधी और कुछ वाइट कलर सी होती है। क्लियर है? इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉफ्टी स्टेटस, यूज फॉर वुड। इसका यूज़ जो है वो वुड के लिए, इसकी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसका ऑयल जो है वो यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पज़ से। इसके अलावा अदर ट्रीज़ फाउंड इन दिस टाइप फॉरेस्ट, इस टाइप के फॉरेस्ट में कुछ और ट्रीज़ जो पाए जाते हैं उनमें हो गया बादाम, उसमें है आंवला, उसी में लॉरेल, चिकोरी एक्सेट्रा, ये सारे ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं डेसिजुअस मानसून फॉरेस्ट में। इसके अलावा इन फॉरेस्ट का बहुत सारा हिस्सा जो है वो साफ भी कर दिया गया है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए इन फॉरेस्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। अब इनको अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है वो काफ़ी कम होती है। चलिए ये देखते हैं एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर होगा। साथ ही साथ रेनफॉल होगी कितनी? लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आइए इनके स्टेट्स और जो एरिया है वो देख लेते हैं। तो इधर आते हैं कच्छ, सौराष्ट्र, राजस्थान का कुछ पार्ट, इसके अलावा साउथ वेस्ट पंजाब, ये आपका पंजाब वाला रीजन है ना, तो साउथ वेस्ट पंजाब इनको ये कवर करता है। इसके अलावा डेक्कन का जो ड्राई वाला पार्ट हमने देखा था, तो इसमें से कुछ पार्ट को ये कवर करता है। क्लियर है? तो हमने देखा जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल, तो इसी के लिए देखिए ये आपको पहले जो चैप्टर्स दिखाए गए, आपने रेनफॉल देखा, आपने सॉयल देखा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। जब ये सारी चीज़ें आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो अपने आप ये कनेक्ट होता जाएगा और आपके लिए समझना, याद करना, ये सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी। क्लियर है? तो कच्छ, सौराष्ट्र, साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान, जैसा भी हमने ये देखा, एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ डेक्कन, इन रीजन में ये पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं जो सेमी डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं, इनके
कैरेक्टरिस्टिक की। तो द प्लांट्स दैट ग्रोज इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स इनको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें या तो पत्तियां नहीं होती हैं, और या पत्तियां होती हैं तो बहुत ही पतली होती हैं, और वो भी क्या है, कांटों से घिरी हुई होती हैं। क्लियर है? इस तरीके के प्लांट्स देखें तो हम लोगों के घरों में भी मिल जाते हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो एरियाज जैसे कि अभी हमने देखा। स्टेम्स एंड लीव्स आर ऑफन कवर्ड बाय शार्प स्पाइन, लॉन्ग रूट्स। इनकी रूट जो होती है वो बहुत लंबी होती है, गहरी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, तो बहुत गहरे तक होती हैं, जिससे कि पानी वो कलेक्ट कर सकें। ठीक है? ड्रॉज द लॉन्ग रूट्स टू ड्रॉ वाटर एज द रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स एंड थिक फ्रेशली स्टेम। इनकी स्टेम क्या होती है? इसकी स्टेम देखें तो मोटी होती है, जो कि क्या करती है, पानी को स्टोर करके रखती है। जब क्या है, ड्रॉट वाला समय है, हर समय तो रेनफॉल मिल नहीं रही है, एक तो बहुत कम मिलती है, जो मिलती है वो हर समय नहीं मिलती। इस वजह से इनके स्टेम जो हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिससे पानी एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग वो स्टोर रहता है इनके जीवित रहने के लिए। इसीलिए देखिए, अगर आपके घरों में ये होगा तो और प्लांट्स की अपेक्षा इनमें पानी कम डालना पड़ता है। अगर आप कहीं बाहर चले जाइए कुछ टाइम के लिए तो और पौधे जो हैं वो मुरझा जाएंगे, वहीं पर ये जो है वो बचा रहेगा। चलिए, यहाँ पर पाए जाने वाली स्पीशीज़ के बारे में हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है? तो बबूल, बबूल हम सभी ने नाम सुना है, तो बबूल हो गया, डेट पाम हो गया, खैर, बेर। अभी बेर जो है ये भी क्या है, कांटे वाला पेड़ होता है, तो वो यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, बबूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस रीजन। बबूल जो है वो इस रीजन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री होता है। बबूल जिसका यूज़ देखा जाए तो बहुत सारा यूज़ है। इसकी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। ये जो बबूल है इसी से गम निकलता है। उस गम का यूज़ आपने देखा होगा, हम लोगों के घरों में बनते भी हैं और मार्केट से भी लाए जाते हैं गोंद के लड्डू। वो जो गोंद के लड्डू होते हैं उसके जो गोंद होते हैं वो यही बबूल है, इसी से मिलता है। क्लियर है? खैर ट्री यील्ड स्ट्रॉन्ग, टफ एंड हार्ड वुड। तो खैर ट्री जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और इसके साथ ही साथ इसकी लकड़ियाँ जो है उनका फ्यूल के लिए भी यूज़ किया जाता है। खैर ट्री ऑल्सो यील्ड गम एंड द बार्क। तो खैर जो है इससे भी क्या है, गम निकलता है, साथ ही साथ इसके बार्क जो है यानी इसकी छाल वो यूज़ होता है। यही खैर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि पान में इसका यूज़ होता है। ठीक है? तो इसकी जो बार्क होती है उसी का पान के साथ यूज़ किया जाता है। अदर स्पीशीज़ फाउंड हियर आर द कैक्टी। कैक्टी जो कैक्टस होता है इसका यूज़ बहुत कम होता है, तो वो पाया जाता है। चलिए बात करते हैं स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट। तो स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ झाड़ियों वाले फॉरेस्ट होंगे। चलिए आइए देखते हैं, कटीले झाड़ियों वाले। एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? 25 डिग्री टू 30 सेंटीग्रेड। 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर होता है, यानी इन फॉरेस्ट का टेम्परेचर होता है। रेनफॉल की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल पाई जाती है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा जो डेजर्ट, सेमी डेजर्ट नाम से जिसका समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेनफॉल कम होगी, है ना। इतना तो हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। तो सबसे कम रेनफॉल वाला जो रीजन था वो था। ठीक है? अब यहाँ पर स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपका लेस देन 100 सेंटीमीटर। एरियाज़ की बात करें तो ये पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये पाए जाते हैं, जैसे कि आपका राजस्थान जो है वो पूरा कवर हो जाता है। ठीक है? वेस्टर्न हरियाणा, देखिए वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न हरियाणा, राजस्थान, और इधर आपका आता है क्या, कच्छ। ठीक है? देखिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, राजस्थान, वेस्टर्न हरियाणा, कच्छ एंड वेस्टर्न पंजाब, इनको ये कवर करता है। ठीक है? इन फॉरेस्ट के द्वारा ये एरिया कवर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी हमने देखा था कम रेनफॉल वाला रीजन है ना, जो आपका इधर लीवर्स वाला साइड था। ठीक है? रेन शेडो एरिया, यहाँ पर भी ये जंगल जो है कुछ मात्राओं में पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये जो हमारा ये पूरा लाइनिंग हो गई, ये आपके कौन से हैं, ये आपके स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट हैं। ठीक है? यहाँ के भी कुछ रीजन्स में ये पाया जाता है। चलिए आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं, यानी इन जंगलों के जो ट्रीज होते हैं उनकी विशेषताएं यहाँ पर समझेंगे। वेजिटेशन फाउंड हियर लो स्क्रब। क्लियर है? लो स्क्रब, छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो ट्रीज़ होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं। श्रब्स विथ लॉन्ग रूट, जो श्रब्स या थॉर्न जो है मतलब कटीले
कटीले होते हैं, साथ ही साथ उनकी रूट्स जो होती हैं वो कैसी होंगी, बहुत ही गहरी रूट्स होती हैं। क्यों, यहाँ पर भी रेनफॉल कम मिल रही है, तो ऐसी जगहों पर रूट्स गहरी होती हैं, तभी वो पेड़ जीवित रह पाते हैं। चलिए अब इनकी स्पीशीज को देख लेते हैं। इट हैज़ लॉन्ग टेपरिंग रूट्स, लॉन्ग टेपरिंग रूट्स, पतली रूट्स होती है जो कि काफ़ी लंबी होती है, जैसा भी हमने समझा कि ये गहराई तक होती है। ओके, तो लॉन्ग टेपरिंग रूट्स होती है, थ्रॉनी ब्रांचेज होती है यानी कटीली इसकी ब्रांचेज होती है, एंड स्मॉल फ्लैशली लीव, इनकी लीव अगर हम देखेंगे तो छोटी लीव्स होती हैं यहाँ पर। खैर, ठीक है, स्पीशीज़ में हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे खैर। खैर क्या, खैर जो हुआ सो हुआ वाला खैर नहीं, जो खैर हमने इसके पहले यूज़ किया था कि पान में जो, जिसको हम कत्था के नाम से जानते हैं, तो वो इससे मिलता है। ठीक है, यहाँ पर तो खैर जिसका कि यूज़ होता है किसके लिए, टिम्बर, लकड़ियाँ उसकी यूज़ होती हैं। इट प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर मेकिंग डाइज फॉर टैनिंग, टैनिंग ठीक है उसको हटाने के लिए इनका यूज़ होता है। वाइल्ड डेट्स आर आल्सो कॉमन, तो यहाँ पर वाइल्ड डेट्स यानी जो खजूर हम देखते हैं तो जंगली खजूर यहाँ पर कॉमन होते हैं। चलिए बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जिन्हें मिक्स फॉरेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे अब बेस्ड ऑन रिलीफ। अभी तक हम देख रहे थे बेस्ड ऑन रेनफॉल, अब हमारा आ गया रिलीफ के बेस पर हम फॉरेस्ट को देखेंगे। तो माउंटेन फॉरेस्ट नाम से समझ में आ रहा है कि माउंटेनियस रीजन जो है वहाँ पर ये पाए जाएंगे। क्लियर है, तो वैसे तो हमारा जो चैप्टर है वो हम लोग पूरा कवर करते चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं मैथ साइंस एसएसटी से रिलेटेड तो हमारा आस्क क्वेश्चन सेक्शन है, वहाँ पर अपने डाउट्स आप रख सकते हैं। चलिए ये फटाफट देखते हैं। तो माउंटेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, क्लाइमेट कैसा होगा, तो यहाँ माउंटेन्स की तरफ कैसा क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर डाउन होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो पाया जाएगा वो लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर होगा, या फिर कह सकते हैं और भी ज़्यादा ठंडे एरिया जहाँ पर एल्टीट्यूड क्या है, ऊंचाई बढ़ना है ना, जैसे जैसे क्या है हम ऊंचाई पर जा रहे हैं वो क्या है, वो है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड 1500 मीटर टू 3300 मीटर। अब बात करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल यहाँ पर अच्छी खासी पाई जाएगी, 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। क्लियर है, रेनफॉल बिटवीन 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए एरियाज एंड स्टेट्स की बात करेंगे तो टेम्परेट जोन ऑफ हिमालयाज, टेम्परेट जोन क्या है, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेट जोन ऑफ हिमालयाज की बात हम करेंगे। यहाँ पर आपका कश्मीर, उसके अलावा क्या है हिमाचल, उत्तराखंड, ये कवर हो जाएगा। इधर आएंगे तो सिक्किम, यहाँ पर ये आपके फॉरेस्ट पाए जाएंगे, माउंटेन फॉरेस्ट। क्लियर है। आएंगे इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ, हिमालय की चोटी यहाँ भी आती है ना, तो ये वाला रीजन जो है वो कवर हो जाएगा। फिर आते हैं साउथ की तरफ। साउथ की तरफ हम देखेंगे तो अन्नामलाई एंड नीलगिरी हिल्स जो कि क्या करती हैं, इधर आपका तमिलनाडु और केरला इनको ज्वाइन करती हैं। तो ये नीलगिरी हिल्स जो आपका है और अन्नामलाई ये वाला रीजन। क्लियर है। आइए देखते हैं। इन द नॉर्थ दे ऑकर इन द टेम्परेट जोन ऑफ हिमालयाज। इन द साउथ की तरफ देखेंगे तो नीलगिरी अन्नामलाई हिल्स एंड एलिवेशन बिटवीन 1000 टू 1500 मीटर। चलिए अब हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यानी विशेषताएं। तो कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेसिजुअस एंड साथ ही साथ कनिफेरस फॉरेस्ट। कनिफेरस जो क्या है, कोन वाले पर्वतीय जो इलाके होते हैं, माउंटेनियस रीजन जो होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ना कोन वाले जो ट्रीज होते हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर है। तो कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड डेसिजुअस एंड कनिफेरस फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं। इसके अलावा दे ऑकर इन द ट्रांजिशन जोन होते हैं ये किसके, मिक्स्ड और कनिफेरस फॉरेस्ट के। ठीक है, उनके मिलने वाले प्लेसेस जो एक तरीके से कह लीजिए वो ये होते हैं। स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्प्रूस, सीडर नॉर्थ की तरफ पाया जाता है। इसके अलावा यूकेलिप्टस कहाँ पर पाया जाता है, नीलगिरी, अभी हम लोगों ने देखा था ना नीलगिरी हिल्स साउथ की तरफ, वहाँ पर नीलगिरी। क्लियर है। यूकेलिप्टस आर फाउंड इन द नीलगिरी, वहाँ पर पाए जाते हैं। दे फाउंड हाई बट फेयरली ओपन, ये बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, फेयरली क्या है, ओपन होते हैं, श्रबी होते हैं यानी कि झाड़ियों वाले होते हैं। अंडर ग्रोथ इंक्लूडिंग ओक, यहाँ पर ओक, लॉरेल, बैम्बू, पोलर बर्च, वॉलनट, एल्म एंड सिनकोना, इन सब के प्लांट से जो है वो ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। इन सब से ये घिरा हुआ ओपन मिक्स्ड जंगल मिलता है। चलिए बात करते हैं चिरपाइन।
ठीक है। चेरपाइन का अगर हम देखें तो इसका यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन फॉर, रेजिन हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, इसके लिए किया जाता है। अब रेजिन क्या है या टर्पेंटाइन, ये हमारे घरों में ये यूज़ होता है जब क्या है, जब पेंटिंग होती है वहाँ पर हम कहते हैं ना तारपीन का तेल अक्सर हमने सुना है, तो वहाँ पर ये टर्पेंटाइन ऑयल इसका यूज़ होता है। रेजिन की बात करें, आज के टाइम में रेजिन क्राफ्ट जो है वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इस रेजिन का यूज़ जब ये लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा था, टीक वगैरह देखा था, है ना, तो टीक वुड जो होती है इसके जब डोर्स बनाए जाते हैं उसकी पॉलिशिंग के लिए इस रेजिन का यूज़ किया जाता है। आते हैं प्रोवाइड सॉफ्ट वुड, ये प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट वुड, मतलब चेरपाइन जो है इससे सॉफ्ट वुड मिलता है, जिससे क्या है पैकिंग केसेस फॉर टी इसको बनाया जाता है। फाउंड इन पंजाब, यूपी, कश्मीर, इन जगहों पर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सिल्वर फर जो कि कोनिफरस ट्री है, इट इज़ टिपिकल ऑफ कोनिफेरस ट्री। साथ ही साथ यूज्ड होता है किसके लिए, पेपर, पल्प, मैचेस, प्लैंकिंग एंड पैकिंग केसेस इनके लिए होता है। कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न हिमालयाज। अभी ये हमने देखा था ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसकी स्पीशीज़ है वो है देवदार, या फिर हम कह सकते हैं डोडर, हिंदी में हम लोग कहते हैं देवदार। क्लियर है, तो इसके बारे में जानेंगे। इट्स वुड इज़ ऑयली, इसकी वुड जो है ऑयली होती है, सेंटेड होती है एंड ड्यूरेबल होती है। इसका यूज़ रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ हाउस कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। चलिए बात करते हैं टाइडल और मैनग्रोव और लिटोरल फॉरेस्ट, तो इनके बारे में हम जानेंगे। नाम से समझ में आ रहा है मैनग्रोव या टाइडल जैसा हम बोल रहे हैं, तो टाइड्स कहाँ पर आते हैं, टाइड्स आते हैं वाटर बॉडीज़ में। क्लियर है, तो ऐसे रीजन में ये पाए जाते हैं। अब इनको हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे। टाइड्स कहाँ पर आ रहे हैं, वाटर बॉडीज़, तो जहाँ पर क्या है डेल्टाज वगैरह बन रहे होंगे वहाँ ये पाए जाते हैं। अब आते हैं इनके क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट टेम्परेचर पाया जाता है 26 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रेनफॉल, हैवी रेनफॉल यहाँ पर पाई जाती है, हैवी रेनफॉल लोकेशन पर ये पाए जाते हैं अराउंड द डेल्टा रीजन। डेल्टा किसको कहते हैं, आपने पहले इसको पढ़ा होगा, अभी पहले के भी चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि डेल्टा किसे कहते हैं, जब रिवर्स जो है आती हैं, जब वो क्या है समुद्र की तरफ आती हैं, समुद्र में गिरने को तैयार रहती हैं, अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट कैरी करके आती हैं, यहाँ तक उनकी स्पीड धीमी हो जाती है। तो जो अपने साथ ही सेडिमेंट्स लाती हैं वो सब क्या हो जाता है, वो सारा सेडिमेंट जो है वो जमा हो जाता है ना, इन रिवर माउथ पर वो सेडिमेंट जमा हो जाता है। अभी जो खाली जगह इनके बीच में हमें दिख रहे हैं स्पेस, यहाँ से वाटर जाता है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा शेप बन रहा है ना, तो इसी को कहा जाता है डेल्टा। क्लियर है, तो डेल्टा रीजन हो गया। एस्चुअरीज हो गई, जहाँ पर एस्चुअरीज बनती होंगी, यानी कि जहाँ पर सी और ओशन जो है मिलते हैं, सी और ओशन इनका सॉल्ट वाटर जहाँ पर मिलता है वहाँ पर एस्चुअरीज बनती हैं। तो एस्चुअरी हो गया। क्रीक की बात हम करें, क्रीक क्या होता है, जब हमारी लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, लैंड की बात हम करें, लैंड्स होती है उनके बीच में बहुत नैरो सा, बहुत हल्का सा अगर समुद्र जो है उनके बीच में घुसा हुआ है, कोई वाटर बॉडी जो है वो घुसी हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रीक। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सर क्रीक नाम का एक विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो वही हो गया। यहाँ पर हल्का सा हमें दिख रहा है, इधर लैंड है, इधर लैंड है, हल्का सा नैरो सा यहाँ पर स्पेस है जिसमें समुद्र जो है वो आया हुआ है, यही हो गया क्रीक। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वो क्या होता है, वो उसे कहते हैं खंभात। क्लियर है, तो ये आपका एस्चुअरी, क्रीक एंड आर प्रोन टू टाइडल इन्फ्लुएंस। टाइडल इन्फ्लुएंस जो प्लेसेस हैं उन जगहों पर ये इस तरीके के वन पाए जाते हैं, मैनग्रोव या टाइडल वन। कहाँ पर, जहाँ पर डेल्टा बन रहा है, जहाँ पर एस्चुअरी बन रही, जहाँ पर क्रीक्स हैं, या जहाँ पर टाइडल इन्फ्लुएंस प्लेस है वहाँ पर। क्लियर है। एरियाज़ की बात करें, ऑक्यूपाई ए लार्ज एरिया, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर आपका आएगा, ये आपका सुंदरबन डेल्टा है, वेस्ट बंगाल की तरफ हम देखेंगे। क्लियर है, तो वेस्ट सुंदरबन डेल्टा हो गया आपका। इसके अलावा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट महानदी, कृष्णा, कावेरी, आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका महानदी और कृष्णा ये क्या करती हैं, ये यहाँ पर अपना डेल्टा जो है वो बनाती हैं। क्लियर है, तो ये वाला रीजन हो गया। ये आते हैं आपके किस में, ये आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट आते हैं। क्लियर है,
ये रीजन आपका ईस्टर्न कोस्ट एक तरीके से कह सकते हैं आप। ये रीजन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पर डेल्टा एस्चुअरी ये सारी चीज़ें बन रही हैं, ये वाले रीजन में ये पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा एंड अंडमान आइलैंड, इधर अंडमान आइलैंड ये पाए जाते हैं। ऑल्सो फाउंड इन द वेस्टर्न रीजन, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर क्रीक देखा तो कुछ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पर भी ये टाइडल या मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो मैनग्रोव वेजिटेशन जो है कैरेक्टराइज बाय ब्रीथिंग रूट्स या न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस जब आप बायोलॉजी में प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। तो ये एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जड़ें जो होती हैं, इट्स स्टिल्ट लाइक रूट्स रिमेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ठीक है, तो इनकी रूट जो होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं और इनकी विशेषता ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, देखिए इनकी रूट्स पानी के अंदर होगी। जनरली हम क्या देखें, किसी पौधों को बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है तो वो क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो पानी के अंदर ही इनकी रूट्स होती हैं, फिर भी वो क्या है, काफ़ी सालों तक चलते हैं। इनकी रूट्स अगर देखा जाए, जैसे कि इनकी रूट्स जो है ना वो बहुत लंबी लंबी रूट्स वो बाकायदा दिखाई देती हैं, वो रूट्स क्लियर है। इनकी रूट्स देखा जाए तो जैसे हमने बोला दिखाई देती है, जब क्या है, जब लो टाइड्स होते हैं उस दौरान ये दिखाई देती है। दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, इनके फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं। स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पर सुंदरी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्री है इस एरिया का, जिसकी वुड जो है वो बहुत ही हार्ड होती है और उसका स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है, इसीलिए इसका यूज़ जो है शिप्स वगैरह में भी किया जाता है, अदर जगहों पर भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए हम लोगों ने अभी क्या देखा, इसकी वुड जो होती है हार्ड, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। हमने देखा ना पानी में इसके रूट्स, ये पेड़ जो है वो अच्छे खासे चल जाते हैं, इसका मतलब ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। अदर इसके जो स्पीशीज़ हैं उसमें गोर्जन है, हिंटल है, क्योरा है, अगर है, राइजोफोरा है एंड कैसुरिना है। तो इनका यूज़ जो है वो किसके लिए होता है, ज़्यादातर इनका यूज़ एज अ फ्यूल के लिए होता है। फ्यूल जहाँ पर क्या है, लकड़ियाँ जलाया जाता है, ईंधन के लिए उनका यूज़ किया जाता है, तो इन लकड़ियों का यूज़ इसी पर्पज़ से किया जाता है। चलिए बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीफ एंड क्लाइमेट, particularly रेन इन डिटरमाइनिंग नेचुरल वेजिटेशन मॉडिफिकेशन बाई मैन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने ये सारी चीज़ें तो अभी तक हम डिस्कस करते ही आ रहे थे कि देखिए जो वेजिटेशन है वो उसका रिलेशन बहुत ही तगड़ा है रेनफॉल से और साथ ही साथ रिलीफ से, है ना, क्लोजली रिलेटेड टू रिलीफ एंड रेनफॉल। अब इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये चीज़ें अभी हम लोग देखते आए। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या दिखा रहे हैं कि यानी कि उस जगह पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, वहीं पर श्रब्स हैं यानी कि झाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें की या डेजर्ट वेजिटेशन है, उसको वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि इस जगह पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही क्या हो रही है, कम हो रही है। कटिंग डाउन और डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो है अभी तक हमने देखा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि पूरी तरह से कनेक्टेड है। हम देखें हमारे यहाँ का क्लाइमेट, रिलीफ, फॉरेस्ट मतलब वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर हम फॉरेस्ट को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, अपने ज़रूरतों के हिसाब से हम फॉरेस्ट काट लेते हैं, मतलब वहाँ फॉरेस्ट जो है वहाँ पर कटिंग करते हैं ज़रूरतों के हिसाब से, भाई लकड़ी चाहिए अलग अलग पर्पज़ से। अभी जैसा हमने देखा कि कहीं पर क्या है फर्नीचर के लिए चाहिए, कहीं पर घरों के लिए चाहिए, रेलवे स्लीपर्स जो हैं उनको बनाने के लिए चाहिए, फ्यूल के लिए चाहिए, अलग अलग पर्पज़ से चाहिए, जिसकी वजह से क्या है लोग जंगलों को काट देते हैं। लेकिन वहाँ पर ज़रूरी है अगर काटा जा रहा है तो पेड़ लगाए भी जाएं, है ना। अभी जो तैयार हमें मिल रहा है वो बहुत सालों के बाद वो तैयार हुआ है, तो अगर आप अभी लगाएंगे तब वो भी क्या है, वो भी आगे कई सालों के बाद वो पेड़ तैयार होंगे। तो इनको अगर क्या है जंगल से ज़रूरत के लिए पेड़ों की कटिंग कर रही है, उनका वहाँ के प्रोडक्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, जंगल को दिन पर दिन काटा जा रहा है, जिससे क्या है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। क्लियर है, कटिंग डाउन और डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिससे क्या है हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ नेशंस इकॉनमी, ये चीज़ें हमने देखा भाई, उससे हमें कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं जिसका यूज़ अलग अलग पर्पज़ से हो रहा है, कितने सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट हमारी देश की इकॉनमी के लिए।
चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेल्थ आवर नेचुरल वेल्थ। तो देखिए फॉरेस्ट जो है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन आज हमारी डिमांड बढ़ने के साथ ही साथ हम क्या करते जा रहे हैं, उन फॉरेस्ट को नष्ट करते जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट जो है वो हमारी क्या है, कलेक्टिव वेल्थ है, किसी भी कंट्री की कलेक्टिव वेल्थ है। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा अगर हम देखें हमारा नेचर जो है वो तो मेंटेन रहता है, हमारा इकोसिस्टम, हमारा एटमॉस्फेयर तो मेंटेन रहता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। कितने सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इन पर डिपेंड होती हैं, इसीलिए इनको हमारी कलेक्टिव वेल्थ कहा गया है या कंट्री की कलेक्टिव वेल्थ कहा गया है। तो फॉरेस्ट अगर देखा जाए आइडियली जो टोटल कंट्री का एरिया है उसमें देखा जाए तो 33% जो है उस पर फॉरेस्ट होने चाहिए। क्लियर है? लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 21% से भी कम, मिनिमम ये माना गया है 33%। तो आज के टाइम में देखा जाए तो 21% से भी कम एरिया जो है वो फॉरेस्ट के लिए रह गया है। 21% हम फिर भी हम लोग जो है एक डेटा जो है उससे कह सकते हैं, कई अलग सर्वे से ये पता चला है 12 to 14% एरिया ही अब फॉरेस्ट का रह गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि भाई हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हम जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं। और कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं जिसके तहत जंगलों को नष्ट किया जाता है। अब जैसे हम देखते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, नए नई जगह पर क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। भाई लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज़ जो है उनको लगाना है, ठीक है, तरह तरह के ऑफिसेज जो है वो चाहिए, शॉप चाहिए, मॉल चाहिए, अपार्टमेंट्स चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। मतलब इस तरीके की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से पूरी होंगी? भाई भारत को का जो एरिया है वो तो वही रहेगा। तो इसलिए क्या है, कहाँ से लैंड आएगी? इसके लिए एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, फॉरेस्ट जो है उनको यूज़ किया जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही हमारी फूड डिमांड जो है वो भी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो इसके लिए भी जंगलों को साफ़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। भाई पहले जो एग्रीकल्चर लैंड थी उन सब पर घर बन जा रहा है, अब जो फॉरेस्ट है उनको साफ कर कर वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही। इसके अलावा अगर हम कहें कुछ अदर जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से जंगलों को बहुत तेज़ी से साफ़ किया जाता है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, जैसे नागालैंड वगैरह है, वहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर आज भी देखा जाए, हालांकि उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर ये चीज़ प्रैक्टिसेस जो है वो आज भी हैं। तो इनके चलते भी बहुत सारे जंगल जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे जूमिंग कल्टीवेशन हो गया, जूमिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न हो गया, या फिर इसको हम स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जूमिंग प्रैक्टिसेस जो है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जंगलों को साफ़ किया जाता है और फिर वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जला दिया जाता है और उसके बाद उस लैंड पर खेती की जाती है। कुछ साल के बाद क्या होता है, वो लैंड जो है वो बैरन हो जाती है। तो अब क्या है कि यह बैरन हो गई, अब उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, अब दूसरी जगह पर तलाश करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरीके से क्या है, वो लैंड भी बैरन हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल जो है वो साफ़ किए जा रहे हैं। ठीक है, उन जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। तो इससे क्या है, इससे बहुत सारा नुकसान है कि भाई जंगल जो है वो नष्ट हो रहे हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसको मेंटेन रखते हैं, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। कितने सारे फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज़ जो है वो इसकी वजह से ख़त्म होती जा रही है। भाई कितने सारे एनिमल्स जो हैं वो जंगल में रहते हैं, कितनी तरह की कह सकते हैं हम लोग वैरायटी जो है वो पेड़ पौधों की होती है। जब इन जंगलों को साफ़ किया जाता है तो वो भी साथ में ख़त्म हो जाती हैं, है ना। एनिमल्स जो है वो कहीं और मान लीजिए चले गए, कुछ जो है वो दूसरी जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इस तरीके से कितनी सारी स्पीशीज़ जो है एनिमल्स की और जो हमारे प्लांट्स है, फ्लोरा फौना दोनों ही हम कह सकते हैं। प्लांट्स जो है वो आपके फ्लोरा हो गए, फौना आपके एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो ये सारे जो है इनकी स्पीशीज़ जो है वो इस वजह से ख़त्म होती जा रही और इनकी लाइफ जो है वो संकट में आती जा रही, मुश्किल में आती जा रही। इसका बड़ा रीज़न यही है कि फॉरेस्ट का ख़त्म होना। फॉरेस्ट का ख़त्म होना, वो सारे रीज़न हमने जाने कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट जो है इनके ख़त्म होने से क्या हो रहा है, इनकी कमी से ये हो रहा है कि कंट्री का फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भी चेंज हो रहा है, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। कैसे? फिजिकल में अगर हम देखते हैं, जैसे हमने सॉइल इरोजन पढ़ा था। अब ये क्या है, पेड़ों के कटने से सॉइल इरोजन जो है वो तेज़ी से होता है, क्योंकि हमने पहले समझा था कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। क्लियर है? तो अब क्या है, जब पेड़ों को काट दिया जा रहा है तो सॉइल इरोजन जो है बहुत ईजिली होता जा रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात करें, आज के टाइम में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ओजोन लेयर जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ों का कारण क्या है? ठीक है, ये सारी चीज़ों का कारण यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट वाला होना चाहिए, बट वो है नहीं। तो इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं।
चलिए बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि ये जो हमारे फॉरेस्ट हैं इनके बचाव के तरीके। बहुत ज़रूरी है कि ये गवर्नमेंट लेवल पर काम शुरू हो, साथ ही साथ इसके लिए हम सभी को जागरूक होना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें, देखिए फॉरेस्ट जहाँ पर क्या है, फ्लोरा फाउना है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट जो है अपने उनका प्रिवेंटेशन करेंगे, उनका बचाव करेंगे, तो उसके साथ ही साथ फ्लोरा फाउना जो बहुत सारी वहाँ पर स्पीशीज़ पाई जाती हैं इनकी, उनका भी बचाव अपने आप हो जाएगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है ये बना रहेगा, हमारा क्लाइमेट जो है वो बैलेंस रहेगा। क्लियर है? तो रिविटलाइज आवर फॉरेस्ट कवर, सिस्टमैटिक प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन, ज़रूरी है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री इसका सेटअप किया, जो कि इस फील्ड में काम बढ़ाया गया कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो थी वो यहाँ पर लाई गई, जो कि जो हमारे वन हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उनका संरक्षण कर सके, उनका कंजर्वेशन कर सके, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई। इन्हीं में से हम बात करेंगे वन महोत्सव प्रोग्राम। वन महोत्सव प्रोग्राम की बात करें तो 1950 में वन महोत्सव प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको कह सकते हैं ऑर्डर किया गया कि ये जगह जगह पर क्या करें, प्लांट्स लगाएं। तो जुलाई अगस्त ये जो मंथ हैं, इस दौरान गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा जगह जगह पर प्लांट्स लगाए जाते हैं। 5 जून हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वो भी क्या है, इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एफॉरेस्टेशन, तो ये देखा जाए एफॉरेस्टेशन अनदर स्कीम, दूसरी स्कीम जो कि यूपी, कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों पर ये शुरू किया गया। किसके लिए? जिससे कि जो सॉइल इरोजन है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। सॉइल इरोजन हमने पहले डिस्कस किया था, उसके लिए क्या है, पेड़ बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ही एफॉरेस्टेशन ये स्कीम जो थी वो लाई गई। चलिए बात करते हैं री एफॉरेस्टेशन। अब ये री एफॉरेस्टेशन क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए एफॉरेस्टेशन हमने समझा कि एफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ पौधे लगाना। रीफॉरेस्टेशन, जहाँ पर एक पेड़ अगर आप काटेंगे तो उसकी जगह पर आपको 2 प्लांट्स लगाने होंगे। तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लाई गई। बहुत तेज़ी से जंगल काटे जा रहे थे। स्लैश एंड बर्न, इसके पहले हमने समझा कि जहाँ पर खेतों को काट कर और जला दिया जाता था, ये प्रैक्टिस नॉर्थ ईस्ट की तरफ की जाती थी। तो इस पर रोक लगाई गई, लेकिन और भी अलग अलग पर्पस थे जिससे लोगों ने पेड़ काटने शुरू किए। तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया भाई एक पेड़ अगर काटा जाएगा तो वहाँ पर 2 प्लांट्स लगाने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो थी नॉर्थ ईस्ट की है, स्लैश एंड बर्न या जिसको जूमिंग के नाम से हम जानते हैं, जिस पर क्या किया गया, बैन लगा दिया गया था। लेकिन इसके अलावा अलग अलग पर्पस से अलग अलग लोग जो थे वो इनको काटते रहे। ये सारी चीज़ें जो थी वो कॉमन थी। अब इसके बाद हम जानते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था रीफॉरेस्टेशन। अभी हमने जाना कि रीफॉरेस्टेशन क्या है। इसके अलावा 1974 में बहुगुणा का चिपको आंदोलन जो था या चिपको मूवमेंट जो था वो शुरू किया गया। बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने क्या किया कि उत्तराखंड में पेड़ जो थे काटे जा रहे थे, उन पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर इनके साथ 27 विमेन जो थी वो साथ में आई और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए इन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया। क्लियर? तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है चिपको मूवमेंट किसने शुरू किया, बहुगुणा जो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनके द्वारा शुरू किया गया 1974 में। चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो कि बहुत ही ज़रूरी है। NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1.3 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो हर साल ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है भाई? हम मनुष्यों की ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं दिन पर दिन, और इसीलिए ये एरिया ख़त्म होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया। क्यों? क्योंकि इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे बहुत ही यूज़फुल रिसोर्सेज हैं जिससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की गई प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए कि इन फॉरेस्ट को बचाया जा सके, और इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई यहाँ पर इसको सीरियसली लिया गया, प्रोग्राम्स चलाए गए इनके कंजर्वेशन के लिए कि जैसे प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं, वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनमें लगने वाली जो बीमारियाँ हैं उनसे उनको बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। साथ ही साथ वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए हो सकें, उनसे प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से पाया जा सके, और उनको बचाते हुए, उन फॉरेस्ट को बचाते हुए। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम जो हैं ये शुरू किए गए। प्रिवेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है
यहाँ पर देखें तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो ख़त्म होने वाली हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे फॉरेस्ट रीजन्स जो हैं, जैसे कि हम बात करें नीलगिरी हो गया, राजस्थान हो गया, कोचीन हो गया, मेघालय हो गया, इन जगहों पर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये सारे बनाए गए कि ये जो हमारे पास स्पीशीज़ बची हुई हैं उनको, उनका संरक्षण, उनका कंजर्वेशन किया जा सके, वो चाहे फ्लोरा है और चाहे फौना है। इसके लिए रिजर्व फॉरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए, जहाँ पर क्या है कि आम मनुष्य जो है वो नहीं जा सकता है, आम मनुष्य इन जगहों पर नहीं जा सकता है और यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो अपना आज़ादी से वहाँ पर घूम सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाना, जिससे क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसको इस्टेब्लिश किया गया, जो कि इस फील्ड में काम करे कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो है इनको बचाया जा सके और इनका डेवलपमेंट किया जा सके, इनकी डिजीज़ जो है उन सब का पता लगाया जा सके, ये सारी चीज़ें। फायर लाइन जो है ये बनाई गई। फायर लाइन क्या होती है, जैसे क्या है जो ट्री होते हैं जंगलों में, हम देखें इसीलिए कहा जाता है जंगलों में आग बहुत तेज़ी से लगती है कि अगर एक पेड़ में लगी है वो फैलती चली जाती है क्योंकि बिल्कुल पास पास पेड़ होते हैं। तो ऐसे में बीच में कुछ पोर्शन जो है वो साफ़ कर दिया जाता है, वहाँ पर कोई प्लांट्स, कोई ट्रीज़ जो हैं वो नहीं होते हैं, इसी को कहा जाता है फायर लाइन। तो कुछ दूर तक इस तरीके का पोर्शन रहेगा। तो अगर मान लीजिए जंगल में आग लगती है तो एक पोर्शन जो है वही खराब होगा, दूसरा क्या है बीच में गैप रहेगा, इस वजह से वहाँ तक ये आग नहीं पहुँच सकेगी, तो पूरा जंगल जो है वो खराब होने से बच पाएगा। तो इसके लिए फायर लाइन जो है ये बनाई गई। पब्लिक एट लार्ज बहुत ज़रूरी है कि भाई गवर्नमेंट काम कर रही है, पार्टिकुलर कुछ पर्सन जो हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि पब्लिक इस बारे में अवेयर हो। अगर पब्लिक जो है वो अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ वो अपने लेवल पर काम करती रहेगी, उतना ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो पब्लिसाइज नहीं हो पाएंगी, उतना काम नहीं कर पाएंगी। काम कहाँ पर होगा, जब पब्लिक भी अवेयर होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमको लगाने हैं, ट्री जो है उनका कंजर्वेशन करना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना है, अपनी जो फिजूल की ज़रूरतें हैं उनको कम करना है। क्लियर है। तो पब्लिक का यहाँ पर ज़रूरी है कि पब्लिक एट लार्ज शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं होगा तब तक सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा कंजर्वेशन का। सिल्वीकल्चर इज़ बीइंग प्रैक्टिस। सिल्वीकल्चर जहाँ पर क्या है, ये जो लकड़ियाँ जिनसे प्राप्त की जाती हैं, मतलब लकड़ियों वाले जो पेड़ हैं जो हम जिनसे हमें टिम्बर मिलता है, अब एक टाइम के बाद हमने क्या किया, उसको काट दिया, वो ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट के लेवल पर क्या है कि इस तरीके के पेड़ एक साथ लगाए जाएँ जिससे वो एक साथ तैयार होंगे। जब उनको काटा जाएगा फिर लकड़ियाँ जो हैं वो एक साथ मिलेंगी, फिर अगले पेड़ जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। मतलब ये कि लगातार इस तरीके के जो ट्री हैं उनको बढ़ावा देना, जिनसे, क्योंकि भाई टिम्बर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, वो ज़रूरी है। तो इस तरीके के पेड़ लगाए जाएं जिससे एक साथ हमें वो चीज़ें तैयार मिले। देहरादून में भाई जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ के जो ट्रीज़ हैं, इनकी डिजीज़ से बचाया जा सके, इनका डेवलपमेंट किया जा सके, इसके लिए देहरादून में रिसर्च, ठीक है, रिसर्च सेंटर जो है वो कंडक्ट किए गए हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इनके लिए कि इन चीज़ों का डेवलपमेंट किया जा सके, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जा सके। भाई अगर क्या है, फॉरेस्ट जहाँ पर कटाई हो रही है उससे ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर डिजीज़ जो है वो भी क्या होती है, वो भी फैलती है, उससे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना। चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। तो फॉरेस्ट से क्या प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, उनके यूजेस। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इन फॉरेस्ट से मिलती हैं। क्लियर है। जैसे टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ बहुत सारे यूज़ उसके होते हैं। हम लोग देखें तो फर्नीचर है, घर बनाने में रेलवे स्लीपर्स हो गए, और उसके साथ ही साथ कितनी सारी चीज़ें इससे बनती हैं। क्लियर, कितने सारे बॉक्सेस हैं, बहुत जगह पर ये जो लकड़ियाँ होती हैं इनका यूज़ होता है। तो स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर ये है। इसके अलावा हाउस मेकिंग फर्नीचर जो है वो उससे बनाया जाता है। फ्यूल मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं, हनी है, बैम्बू है, केन्स है, फाइबर्स है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। क्लियर। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ऑफ पीपल। बिल्कुल, कितने सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलता है। भाई वहाँ से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनसे कितनी सारी चीज़ें मिलती, कितनी बनती हैं, कितनी सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इन्हीं पर डिपेंड है। क्लियर है। तो कितने सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलता है।
सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। प्रोवाइड रॉ मटेरियल, कितने सारे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिला। इसके अलावा मैच स्टिक होती है, उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिला, फॉरेस्ट से मिला। तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि बीज वैक्स हो गया, वैक्स जो यूज़ होता है, ठीक है, बीज वैक्स हो गया, वो वहाँ से। मटेरियल फॉर डाइंग एंड टैनिंग, अभी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ऑयल हो गया, लैक हो गया, गिफ्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, जो फॉरेस्ट है उससे हमारे लिए गिफ्ट है। बस हमें क्या करना है, अवेयर होना है और इनका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये फॉरेस्ट कितने सारे हमारे वाइल्ड लाइफ है, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, इनके लिए शेल्टर का काम करते हैं, उनको रहने के लिए जगह मिलती है। इसी वजह से हम लोगों ने देखा ना कि फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और कितनी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं वाइल्ड लाइफ की। फॉरेस्ट हेल्प करते हैं मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल। सॉइल इरोजन, इससे ये बचाव करते हैं, जैसा हमने पहले भी समझाया कि इसकी जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। फ्लड जो है इनसे भी ये बचाव करते हैं। चलिए बात करते हैं द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो देखिए कंजर्वेशन के जो तरीके थे ये सारी चीज़ें हमने सीखी और ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इन पर क्वेश्चन अक्सर बनता है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए। क्लियर है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप अगर पूछ लिया वन महोत्सव क्या है, कब शुरू हुआ, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर 1894 से ही फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी वो लागू की गई थी। इस समय जो ब्रिटिश थे वो रूल कर रहे थे, उनके द्वारा फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई थी। उसके बाद जब भारत के पास सत्ता आई है तब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसके द्वारा समय समय पर जैसी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किए गए फॉरेस्ट पॉलिसी के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को सीरियसली लिया गया कि भाई बहुत ज़रूरी है कि इनका कंजर्वेशन किया जाए क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए। क्लियर है, तो अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट पीरियडिकली, फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन। जहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एफॉरेस्टेशन। अब ये एफॉरेस्टेशन क्या है हमने पहले भी समझा था, जहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा जगह जगह पर पेड़ लगाए जाना, जैसे रेलवे के साइड हो गए, रेलवे साइड हो गया, रोड साइड हो गया, माउंटेन्स की तरफ हो गया, ठीक है, माउंटेन स्लोप हो गए, इन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने। अब इनके फ़ायदे क्या हैं ये सारी चीज़ें हमने पहले ही समझी। द स्कीम ऑफ प्लांटेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। क्लियर है, अब बात करते हैं रीएफॉरेस्टेशन। रीएफॉरेस्टेशन, इन जो फॉरेस्ट जो है इनकी कटाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए, रीएफॉरेस्टेशन, दोबारा से यहाँ पर पौधे लगाए जाएं। जहाँ पर कहा गया कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो वहाँ 2 पेड़ लगाने होंगे। क्लियर है, रीएफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट wherever they have been indiscriminately cut is called reforestation। चलिए बात करते हैं द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988। नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988 के तहत क्या किया गया कि जो फॉरेस्ट हमारे हैं इनको एज अ नेशनल हेरिटेज माना गया, जहां पर इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया गया कि इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए। फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इन सभी के बचाव के लिए स्टेप्स लिए जाएँ। सॉइल इरोजन, जो कैचमेंट एरिया होता है जैसे कि लेक है, रिवर्स हैं, इन जगहों पर सॉइल इरोजन जो होता है, यानी कि ये जो कैचमेंट एरिया है यहाँ के सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए जाएंगे तभी होगा। क्लियर है, ठीक है। चेक ऑन एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स, कहाँ बनते हैं, डेजर्ट एरिया में बनते हैं, तो इन सब को चेक करना। स्टेप 2, बाई पब्लिक के द्वारा बहुत सारे मूवमेंट्स जो थे वो शुरू किए गए, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो कि किसके लिए चलाया गया, ये चलाया गया कि एफॉरेस्टेशन, अभी हमने समझा था ना, जो कि चलाया गया मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पर जो बैरन लैंड है यानी कि बंजर लैंड है और डिफॉरेस्टेड लैंड है, जहाँ पर फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो गए, ऐसी जगहों को एफॉरेस्टेशन, वहाँ पर क्या है, दोबारा से उसको फॉरेस्ट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पेड़ लगाए जाना। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री जहाँ पर ये बढ़ावा दिया गया कि कंबाइन ट्रीज एंड श्रब्स विथ क्रॉप,
यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर अप्रोच यूज़ की गई जहाँ पर इंटरेक्टिव बेनिफिट्स लोगों को मिल सके, जैसे कि क्या है, जो श्रब्स वगैरह हैं वो भी लगा दिया, ट्रीज़ लगा दिए, क्रॉप लगा दिए। इससे क्या है, उसके साथ ही साथ दोनों चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि आप अपनी क्रॉप भी रेडी कर रहे हैं और फॉरेस्टेशन के नज़रिए से जो चीज़ें हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट है फर्म फॉरेस्ट्री। फर्म फॉरेस्ट्री, जो फर्म वाले पौधे, जैसे क्या है, फॉरेस्ट को क्यों काटा जा रहा है, टिम्बर्स के लिए काटा जा रहा है। जो फार्मर्स हैं उनको इनकरेज किया गया कि वो इस तरीके के प्लांट्स जो हैं उनको लगाएं, जिससे क्या हो, प्रमोट्स कमर्शियल ट्रीज़। ठीक है, कमर्शियल ट्रीज़ जो हैं उनको ग्रो करने के लिए फार्मर्स को इनकरेज किया गया। इसके दो फ़ायदे हैं, फर्म फॉरेस्ट्री के दो फ़ायदे हैं। क्या है, सबसे पहला क्या है कि फर्म इनकम जो है वो इनकी इंक्रीज़ होगी। क्लियर है, उनका जो उनकी लैंड है वो खाली पड़ी है, या वहाँ पर जो वो फॉरेस्टेशन, मतलब वहाँ पर वो जो चीज़ें उगा रहे हैं उससे उनकी इतनी इनकम नहीं है। जब उनको इन चीज़ें के लिए, फर्म फॉरेस्ट्री के लिए इनकरेज किया जाएगा तो उससे क्या होगा, फर्म फॉरेस्ट्री से इनकम ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि वो लकड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। पहली चीज़, प्रमोट्स एफॉरेस्टेशन एंड सपोर्ट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, एफॉरेस्टेशन जो है वो इससे क्या होगा, प्रमोट होगा, और कम्युनिटी डेवलपमेंट ये भी होगा। ठीक है, लोगों की जो अपनी कह सकते हैं लाइफ स्टाइल है उसमें भी सुधार होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका इससे होगा और एफॉरेस्टेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। दोनों ही फायदे यहाँ पर हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।